Good morning students, my name is Reena Singh. I am an assistant teacher of Dr. Devendra Pal Saraswati Vidya Mandir Inter College, Bilari, Muradabad. Today we shall study English Honeydew for class 8. तो आज हम क्लास 8 के अंतर्गत इंग्लिश की हनीड्यू बुक रीड करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हमारा टॉपिक होने वाला है ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट, यानी पास्ट की कुछ झलकियाँ, यानी जो बीत गया समय, पास्ट में जो हम भारतीय स्लेवरी थे, गुलाम थे, तो कितना प्रयत्न किया हमारे पूर्वजों ने हमें आज़ाद कराने के लिए। तो उसी की कुछ झलकियाँ आज आपके सामने इस चैप्टर के माध्यम से प्रस्तुत की जा रही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर ग्लिम्पस ऑफ द पास्ट। चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके बारे में कुछ है लिखा हुआ, उसे हम पढ़ते हैं बिफोर यू रीड, यानी चैप्टर को पढ़ने से पहले अबाउट ऑफ दिस चैप्टर। Here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857। यहाँ पर कुछ झलकियाँ दे रखी हैं पिक्चर यानी चित्र के माध्यम से इतिहास की, जो हमारा देश के 1757 से 1857 के बीच में हिस्ट्री रहा, इतिहास रहा है, उसकी कुछ झलकियाँ दे रखी हैं। These pictures and speech bubbles will help clarify your understanding of the condition that led to the event known as the first war of independence in 1857। These pictures, ये तस्वीरें और जो स्पीच यानी जो बोले गए हैं शब्द, उनके माध्यम से आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि उस समय 1857 में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसकी क्या घटनाएं रही थी और उससे क्या उनकी स्थिति का पता लगता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं द मार्टायर्स, यानी शहीदों के लिए। एज अ फंक्शन इन दिल्ली में एक फंक्शन हो रहा है, यानी एक प्रोग्राम हो रहा है शहीदों के लिए। उसमें ये जो गा रही हैं वो लता मंगेशकर हैं और वो अपना गाना गा रही हैं, सॉन्ग दे रही हैं, इस सॉन्ग के माध्यम से स्पीच दे रही हैं। इसके लिए मार्टायर्स यानी जो शहीद हुए हैं। ओ माई कंट्री मैन, लेट योर आइज फिल विथ टीयर्स, ए मेरे देशवासियों, अपनी आँखों में आंसू भर लो। एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइस ऑफ इंडियाज़ मार्टायर्स, और जो शहीद हुए हैं देश में, उनके लिए उन्होंने जो त्याग किया है उसे एक बार याद कर लो। तो इस तरह से वो एक सॉन्ग प्रस्तुत कर रही हैं शहीदों के लिए दिल्ली में। द कंपनी कॉन्क्वेस्ट 1757 से 1849 तक। कंपनी कॉन्क्वेस्ट होता है जो विजय प्राप्त करना या ज़बरदस्ती किसी के दूसरे राज्य पर अधिकार कर लेना, तो उसे क्या बोलते हैं, कॉन्क्वेस्ट। यानी कंपनी ने विजय प्राप्त की थी किस तरह से। विथ दिस सुपीरियर वेपन्स द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 18th सेंचुरी इंडिया। जो सुपीरियर वेपन्स उनके पास क्या थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास 18वीं शताब्दी में बहुत अच्छे वेपन यानी हथियार थे, शस्त्र थे। और आपको देख रहा है मैप के माध्यम से कि 1765 में जो रेड एरिया है ये केवल ब्रिटिश का था, बाकी क्या था, पूरे पर भारतीय यानी जो इंडियन किंग थे उनका आधिपत्य था। तो नेक्स्ट, इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड। जो भारतीय राजा थे वो क्या थे, बहुत ही दयनीय स्थिति उनकी, यानी उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी। दैट अप स्टार्ट राजाबा कॉल द इंग्लिश मर्चेंट, दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम। इसमें क्या थे, जो राजा परेशान थे या उन कमज़ोर थे, तो वो किसे बुलाते, मर्चेंट्स, यानी जो व्यापारी थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्हें बुलाते किसके लिए, हेल्प के लिए, दूसरे राजाओं को हराने के लिए वो उनसे हेल्प मांगते थे। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स, और लोगों में क्या थी, बहुत ही अशांति थी, यानी शांति नहीं थी इस लड़ाई के दौरान। द रेवलियर्स हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड ईजिली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाई वन। जो विद्रोही थे वो किससे, ईस्ट इंडिया कंपनी से हेल्प मांगते, और इस तरह से इट कुड बी ईजिली, बहुत आसानी से, सबड्यू इंडियंस यानी सब पूरे भारत के जो राजकुमार थे, राजा थे, उन पर एक एक कर
ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना अधिकार कर लिया। अ फार सीइंग रूलर like the brave Tipu is Mysore fought the British till he died fighting। अब फार सिंह रूलर्स यानी कुछ दूरदृष्टि वाले जो राजा थे, जिस तरह से टीपू सुल्तान था मैसूर का, वो मरते दम तक उसने क्या कि फाइटिंग की, अंग्रेज़ों से लड़ा। वो जानता था कि इसके दुष्परिणाम क्या होंगे। अब इसी के साथ साथ कुछ लोगों में भी था कुछ से कॉन्क्वेस्ट को। हाउ डू इंडियंस रिएक्ट टू दिस कॉन्क्वेस्ट। जो भारतीय थे वो इस विजय से, ईस्ट इंडिया विजय से किस तरह का रिएक्ट यानी अपने जो भावनाएं थे वो किस तरह से व्यक्त कर रहे थे, यानी किस तरह वो सोचते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के विजय के बारे में। थैंक गॉड देयर इज़ पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वार्स एंड नो लूटिंग बाय ठग्स। थैंक गॉड, वो कुछ लोग यहाँ पर आपको दिख रहा है ईश्वर का धन्यवाद दे रहे हैं कि देयर इज़ पीस इन द कंट्री, अब हमारे देश में क्या है, शांति है। नो मोर वार्स, कोई भी युद्ध नहीं है। एंड नो लूटिंग बाय ठग्स, और जो ठग होते थे वो नहीं लूट रहे हैं। इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश, और उन्होंने क्या बताया कि ये जो ब्रिटिश हैं क्या है, वो गॉड की तरह हैं या गॉड द्वारा भेजे गए हैं। आवर डेस्टिनी इज़ लिंक्ड विद दैम, और उनके साथ जो हम होंगे वो बिल्कुल लिंक हो जाएगी हमारी डेस्टिनी, यानी जहाँ हम रहते हैं बिल्कुल जुड़ जाएंगे। फिर इसके अलग दूसरे लोग थे, वो क्या सोचते हैं, द वाइट मैन हैज़ किल्ड आवर डेथर्ड ऑनर्ड आवर किंग्स। ये जो वाइट मैन है, सफ़ेद व्यक्ति हैं, वो किसे मार रहे हैं और उन पर क्या, जो हमारे राजा हैं उन पर अपना अधिकार कर रहे हैं। Some kings were not good, but after all they were of this land। Some kings were not good, हो सकता है कुछ राजा अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो है वो क्या है, हमारी जन्मभूमि के हैं, हमारी धरती के हैं। No we have become slaves of foreigners। Now we have यानी अब हम क्या होंगे, बन जाएंगे अंग्रेज़ों के गुलाम। तो इस कॉन्क्वेस्ट के बारे में दोनों ही मत थे, कुछ लोग इसे अच्छा बता रहे थे लेकिन इसी के साथ साथ कुछ लोग इसकी निंदा कर रहे थे। ब्रिटिश रूल, ये तीसरी क्लम्प से तीसरी झलकी है ब्रिटिश रूल की 1765 से 1836 तक। तो इस समय क्या हो रहा था, रिलीजियस लीडर प्रीच्ड आइडियाज़ लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। धार्मिक नेता जो संत या धर्मगुरु बोलते हैं उन्हें, वो क्या फैला रहे थे, छुआछूत और चाइल्ड यानी बाल विवाह जैसी कुरीतियाँ। वो क्या कह रहे थे, एनीवन हु क्रॉसेस द सीज लॉस हिज रिलीजन। एनीवन जो भी कोई क्रॉस द सीज समुद्र को पार करेगा तो वो क्या करेगा, लॉस हिज रिलीजन, वह अपना धर्म खो बैठेगा। और क्या कह रहे थे संत इस समय के, ऑल द माइजरी इन दिस वर्ल्ड इज़ ड्यू टू वुमेन। ये जो सारी घटना हो रही है वो किसके लिए हो रही है, किसके कारण हो रही है, वुमेन के यानी महिलाओं के कारण संसार की ये दशा हुई है। वो महिलाओं को दोष दे रहे थे। तो इसके बाद द ट्रुथ वाज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, द ब्रिटिश स्कॉन्ड देम। सच ये था कि जो भारतीय थे वो क्या कह रहे थे, अपना स्वाभिमान यानी आत्मसम्मान खो रहे थे। तो ये आप देख सकते हैं, द ब्रिटिश स्कॉन्ड देम, वो ब्रिटिश के सामने किस प्रकार से बोल रहे हैं। तो एक ब्रिटिश है, ये बोल रहा है, आपको इस ग्लम्पस में झलकी में दिख रहा है, द नेटिव्स आर अनवर्थी ऑफ ट्रस्ट, इनकैपेबल ऑफ ऑनेस्टी। जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं वो क्या हैं, अनवर्थी ऑफ ट्रस्ट यानी विश्वास के काबिल नहीं है, इनकैपेबल ऑफ ऑनेस्ट, और उनमें वो इस योग ईमानदारी के योग नहीं हैं। तो उसके बाद में एक इंडियन बोलता है, ट्रू सच कह रहे हैं आप, योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट। योर ऑनर यानी जो उनके अधिकार हैं उस पर, तो उन्हें बोलते हैं ऑनर। योर ऑनर यानी हमारे राजा, बट आई एम ऑनेस्ट, ये आप सही कह रहे हो लेकिन मैं क्या हूँ, ईमानदार हूँ। तो ये एक इंडियंस बोल रहा है इनकी बात पर। बीइंग मर्चेंट्स द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स, देयर हैवी टैक्सेस फोर्स फार्मर्स
टू अबैंडन देयर फील्ड्स। जो व्यापारी थे वो क्या होना चाहते थे, जो अंग्रेज व्यापारी थे वो जल्दी से लाभ कमाना चाहते थे, प्रॉफिट कमाना चाहते थे। दे हैवी टैक्स, तो उन्होंने क्या कहा, उन पर एक हैवी टैक्स यानी जो कर होता है वो उन पर फार्मर किसानों पर, उनके खेतों पर उन्होंने ज़बरदस्ती लाद दी है कि उन्हें अधिक कर या टैक्स देना पड़ेगा। तो उसमें क्या कहते हैं, एक फार्मर रिक्वेस्ट कर रहा है, आपको दिख रहा है इसमें अंग्रेज से, बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप। जो आपके व्यक्ति हैं वो क्या कर रहे हैं, मेरी सारी फसल ले जा रहे हैं। तो इसके रिप्लाई में क्या कहता है ये, यू आर स्टिल इन एरियाज, इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल। तो वो भी क्या कह रहा है अंग्रेज इसके बारे में, यू आर स्टिल इन एरियाज, ये ज़रूरी है इस एरिया में, इफ़ यू डोंट पे, अगर तुमने अगले सप्ताह तक टैक्स नहीं दिया, कर नहीं दिया, तो तुम्हें क्या भेज दूंगा, सेंड यू टू जेल, तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। Still the British invented other methods which gave them more profits. इसके बावजूद जो ब्रिटिश थे वो क्या दूसरे तरीके से अधिक लाभ कमाना चाहते थे। तो उसमें ये क्या योजना बना रहे हैं, द गुड मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट इनटू इंडिया। जो गुड्स यानी सामान हम मैन्युफैक्चर बनाते हैं इंग्लैंड में, तो उन पर क्या होना चाहिए, शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट, यानी जो आयात कर होता है भारत में लगाया जाता है वो उस पर नहीं लगना चाहिए। तो हमें क्या होगा, अच्छी प्रॉफिट होगा। तो सेकंड अंग्रेज रिप्लाई देता है, गुड आइडिया, ये क्या है, एक अच्छा विचार है। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज बिगन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज़। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसने क्या करा, भारतीय जो काम होता था, इंडस्ट्रीज़ थी या भारत के जो लोग थे उस पर क्या शुरू कर दिया, उन्हें घटाना या नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। तो किस तरह पहुंचाया, इनवाइटेबल फेमिनिन्स फॉलोड बिटवीन 1822 टू 1836, 15 लाख इंडियंस डाइड फॉर स्टारवेशन। और इसी के दौरान फेमिनिन्स एक आपदा आई, कब, 1822 से 1822 से 1836 के बीच में, जिसमें 15 लाख भारतीय क्या भूख से मरे, यानी भूखमरी फैल गई। द ब्रिटिश पॉलिसीज ruined द एक्सपर्ट आर्टिसियन एंड देयर बिजनेस। जो ब्रिटिश की पॉलिसी थी, नीति थी, उसके कारण जो भारतीय कलाकार थे यानी जो व्यवसाय करते थे, कपड़ा बनाते थे, तो वो क्या हो गया, बिल्कुल ruined से बर्बाद हो गया और उनका कार्य भी बिल्कुल समाप्त हो गया, व्यवसाय बिल्कुल समाप्त हो गया। राजा राम मोहन राय 1772 टू 1833। राजा राम मोहन राय समय हुए थे 1772 से लेकर 1833 तक। वो क्या थे, सोशल रिफॉर्मर थे, समाज सुधारक भी थे। तो उन्होंने क्या किया, अपने विचार किस, राजा राम मोहन राय अ लर्नड मैन फ्रॉम द बंगाल, ही अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री। राजा राम मोहन राय थे एक योग्य व्यक्ति थे बंगाल से, यानी वो बंगाल में रहते थे और वो समझ रहे थे कि व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री, के देश के साथ कुछ गलत हो रहा था। लेट अस नॉट डिस्पाइज आवरसेल्व्स। वो क्या कहते थे कि हम इतने तुच्छ नहीं हैं या इतने कम नहीं हैं जो हमें आंका जा रहा है। आवर एंशियंट कल्चर इज़ इट इन ग्रेट एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स। वो कह रहे थे कि हमारा जो एशियंट कल्चर है यानी प्राचीन संस्कृति है वो क्या है, ग्रेट है, महान है, और वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेट अचीवमेंट, और हम उसे प्राप्त करने में भी बहुत अधिकतर कैपेबल हैं, यानी हमें क्षमता है उसे बनाए रखने की, अपनी संस्कृति को। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी। हमें क्या करना चाहिए, पहले अपनी सोसाइटी को सुधारना चाहिए, रिफॉर्म करना चाहिए। रिफॉर्म में सुधारना। सुपरस्टिशंस हैव बीन रूइनिंग अस। जो हमारी जो सुपरस्टिशन यानी सोचने की क्षमता है वो क्या है, हमें बर्बाद कर रही है। यानी जो हमारे अंधविश्वास हैं वो हमें क्या कर रहे हैं,
बर्बाद कर रहे हैं। ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, उन्होंने अपनी वाइफ से उमा से कहा, काउ आज डिफरेंट कलर्स बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज़ द सेम। जो गाय होती हैं वो बहुत सारे अलग अलग रंगों की होती हैं, लेकिन उनके दूध का रंग क्या होता है, बिल्कुल एक होता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियन, अलग अलग अध्यापक के, गुरुओं के अलग अलग ओपिनियन यानी विचार हो सकते हैं। बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज़ द सेम, लेकिन जो उसका सार होता है, जो उसका कहने का मतलब होता है, वो क्या होता है, सभी धर्मों का, प्रत्येक धर्मों का बिल्कुल समान होता है। ही वॉज अट्रैक्टेड बाई साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज, और वो किससे थे, अट्रैक्टेड यानी आकर्षित थे, प्रभावित थे विज्ञान और आधुनिक ज्ञान से। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, उन्होंने क्या कहा था, क्या कह रहे थे राजा राम मोहन राय, कि जो ज्ञान होना चाहिए वो हमारे व्यवहार में होना चाहिए और वैज्ञानिक होना चाहिए, यानी उसका कोई तथ्य होना चाहिए, बिल्कुल सटीक होना चाहिए। ही क्रॉस्ड द सी एंड वेंट टू इंग्लैंड टू सी व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल, और उन्होंने क्या करा, समुद्र को पार किया और वो कहाँ गए, इंग्लैंड गए, देखने के लिए कि जिसने इन्हें ब्रिटिश को इतना पावरफुल बनाया है। देयर ही टोल्ड देम, वहाँ उन्होंने कहा, वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स, हम आपको और आपके जो शासक हैं उन्हें स्वीकार करते हैं। एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट, और आपको भी जो हमें है वो अपनी सब्जेक्ट यानी प्रजा स्वीकार करना चाहिए। बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रूलर ऑल्स टू हिज सब्जेक्ट, लेकिन इतना याद रहे कि जो जिम्मेदारी होती है एक रूलर की किसके प्रति, अपनी प्रजा के प्रति, वो भी निभानी चाहिए। राजा राम मोहन राय ने ये इंग्लैंड में जाकर अपनी बात कही थी ब्रिटिशर से, अंग्रेज़ों से। ही स्टार्ट्स न्यूज़पेपर बट द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप्ड देम इन 1823, उन्होंने ही स्टार्टेड, उन्होंने शुरू किया था न्यूज़पेपर, समाचार पत्र, लेकिन सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप दैम, लेकिन जो अंग्रेज़ थे, धोखेबाज थे, उन्होंने क्या करा, इसे 1823 में बंद करा दिया। ऑपरेशन 1765 टू 1835, ऑपरेशन यानी उन्होंने जो उन्हें कष्ट दिए, यानी जितना भी उन्हें सता सकते थे भारतीयों को, अंग्रेज़ों ने वो सताया 1765 से 1835 तक की झलकी हैं, कुछ इस तरह हैं। पुट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑपरेट इंडियन इन 1880, जो ब्रिटिश थे वो लगातार उन्हें दंड दे रहे थे, भारतीयों को सता रहे थे उन्हें, इन 1818 में। दे हैड पास्ड रेगुलेशन 3, और उन्होंने क्या करा, एक एक्ट पास किया, जिसे बोलते हैं रेगुलेशन, नियमावली पास की उन्होंने एक अंडर 8, इसके अंतर्गत एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट, किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए, यानी बिना उसे कोर्ट में भेजे, अदालत में भेजे, जेल में डाल सकते हैं। ऑल द टाइम ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रॉ बिग सैलरीज एंड आल्सो मेड फॉर्च्यून्स इन प्राइवेट बिजनेस, और जो ऑल द टाइम ब्रिटिश और पूरे समय जो अंग्रेज ऑफिसर्स थे भारत में, वो क्या करते थे, एक बहुत अधिक सैलरी यानी पैसे लेते थे, तनख्वाह लेते थे, और आल्सो मेड फॉर्च्यून इन प्राइवेट बिजनेस, और अपना क्या करते थे, एक खुद का प्राइवेट व्यवसाय चलाते थे। By 1829, Britain was exporting British goods worth 7 crore rupees to India. 1829 में ब्रिटेन था वो एक्सपोर्ट करता था, यानी भारत को निर्यात करता था, गुड्स यानी सामान, 7 करोड़ रुपए का सामान ब्रिटेन भारत को क्या करता था, निर्यात करता था, यानी भारत में भेजता था। The British prospered on the company's loot while Indians industries began to die. ब्रिटिश प्रॉस्पर्ड थे, जो अंग्रेज थे, उनकी जो कंपनी थी वो क्या कर रहे थे, भारतीयों को लूट रहे थे, जबकि जो भारतीय इंडस्ट्रीज़ थे, जो भारतीय कारखाने थे,
जो भारतीय कारीगर थे वो क्या कर रहे थे, उनका बिगन टू डाई, यानी उन्होंने मरना शुरू कर दिया, यानी उनके पास कोई वर्क नहीं रहा। गवर्नर जनरल बेंटिंग रिपोर्टेड बैक होम। गवर्नर जनरल बेंटिंग ने, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने जो रिपोर्ट भेजी थी वापस, उसमें क्या लिखा था, द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स, वीवर्स यानी जुल्हाए, जो भारतीय जुल्हाए थे, कपड़ा बुनते थे, कॉटन यानी सूती वस्त्र बनाते थे, वो क्या हो गए हैं, बिल्कुल भारत में साफ़ हो गए हैं, यानी वो भारत में अब कहीं भी दिखाई नहीं देते हैं। डिससेटिस्फैक्शन 1835 to 56, यानी असंतोष होने लगा भारतीयों को अंग्रेज़ों के प्रति 1835 से 56 के बीच में। इसमें क्या था, एजुकेशन इन इंडिया वाज इन पार्शियन एंड संस्कृत। जो भारत में शिक्षा थी वो थी पार्शियन और संस्कृत। इन 1835 an Englishman named Macaulay suggested a change। 1835 में एक अंग्रेज व्यक्ति जिसका नाम क्या था, मैकाले था, उसने इसने बदलाव करने का सुझाव दिया। तो क्या सुझाव दिया इसने, मैकाले ने, वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। हम इन्हें क्या सिखाएंगे, इंग्लिश यानी अंग्रेजी भाषा सिखाएंगे इन भारतीयों को, क्या बनाने के लिए, नेटिव्स यानी अंग्रेज बनाने के लिए। तो दूसरा अंग्रेज बोलता है आई एग्री, हाँ मैं भी सहमत हूँ। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क टू होम द ब्रिटिश गेव पिटी जॉब अंडर दैम। जो इंग्लिश एजुकेशन यानी अंग्रेजी शिक्षा थी वो क्या बनाएगी, भारतीयों को एक दैनी पिटी जॉब यानी उनके अंदर काम करने वाली एक नौकरी देगी, किसकी, क्लर्क की। इंसिडेंटली इट आल्सो प्रोड्यूस्ड अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। और इससे क्या होगा, जो नई जनरेशन, नई पीढ़ी आएगी वो क्या होगी, बुद्धिमान होगी। तो इसमें जो भारतीय थे क्या राय थी, वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स, हमें अपने भाइयों को क्या करना चाहिए, शिक्षित करना चाहिए। सेकंड क्या बोलता है, एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशन, और हमें क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए इस स्थिति को सुधारने का। थर्ड, फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवनेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, और इससे क्या होगा कि जब हम इंग्लिश सीख जाएंगे तो हम अपनी बात को ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ब्रिटिश संसद में रख सकेंगे, कह सकेंगे। बाई 1856 द ब्रिटिश हैड कॉन्क्वर्ड द होल ऑफ इंडिया। 1856 तक जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज़ थे, उन्होंने पूरे भारत पर विजय प्राप्त कर ली थी। यानी जो ब्रिटिश एरिया था वो ये रेड वाला जो दिखाई दे रहा है, ये पूरा ब्रिटिश एरिया है, और छोटे छोटे स्टेट थे ये येलो कलर में दिखाई दे रहे हैं, यानी पूरे भारत पर अंग्रेज़ों ने विजय प्राप्त कर ली थी। दे केयर्ड लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस, वो बहुत कम चिंता करते थे, ना के बराबर चिंता करते थे भारतीयों की आवश्यकता की। तो अब इसमें इंडियंस क्या बोल रहे हैं, आवर किंग्स हैव बिकम पॉपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब। जो हमारे राजा हैं वो बिल्कुल क्या हो गए हैं, पॉपेट्स यानी असहाय हो गए हैं। एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब, और हमने भी क्या खो दिए हैं, अपने जो हमारा पुराना व्यवसाय था वो खो दिया है। एंड लैंड, दूसरा व्यक्ति बोलता है, और हमने अपनी भूमि भी, ज़मीन भी खो दी है। दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स, और वो क्या चाहते हैं, हमारे भाइयों को भी चेंज करना चाहते हैं, यानी अंग्रेजी शिक्षा देकर अंग्रेज बनाना चाहते हैं। थर्ड, यू ओनली टॉक डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट। यू ओनली टॉक, केवल बात करते हो, डू समथिंग, कुछ करो इन्हें, ड्राइव देम आउट यानी अंग्रेज़ों को भगाने के लिए यहाँ से। द स्पार्क्स 1855 to 57, यानी इसमें क्या हुआ, स्पार्क्स में होता है चिंगारी फूटी है, विद्रोह हुआ। इसमें कहाँ से स्टार्ट हुआ, टैक्सेस कंटिन्यू टू रूइन द पीजेंट्स। जो टैक्स था वो क्या कर रहा था, बर्बाद कर रहा था। पीजेंट यानी जो पैतृक व्यवसाय होता है उसे बोलते हैं पीजेंट, यानी जो उनके पूर्वज करते थे उस व्यवसाय को बर्बाद कर रहा था। इन बंगाल, द संथाल, बंगाल में जो संथाल थे, हु हैड लॉस्ट देयर लैंड, और उन्होंने क्या कर दिया था, अपनी भूमि खो चुके थे। अंडर न्यू लैंड रूल्स, जो नए
रूल थे, नियम थे धरती पर, उसके नीचे अंतर्गत। बिकम डिस्परेट, और इससे वो क्या हो गए, बहुत निराश हो गए। इन 1855 दे रोज इन रेवेलियन एंड मैस्केयर्ड यूरोपियंस एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक। और 1855 ने उन्होंने क्या शुरू कर दिया, जो विद्रोही थे उन्हें, मैस्केयर्ड थे, यूरोपियन थे जो उन्हें परेशान कर रहे थे, उन्हें क्या करना, उन्हें नापसंद करना शुरू कर दिया। उनके सपोर्ट में जो सपोर्ट कर रहे थे उन्हें भी क्या कर दिया, विद्रोही करार दे दिया। डिसकॉन्टेंट वाज ब्रूइंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी टू, और इस कॉन्टेक्ट में जो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो आर्मी थी, सेना थी, वो भी क्या थी, शामिल थी। द वाइट सोल्डर गेट्स यूज पे मैंशंस टू लिव इन सर्वेंट्स। जो वाइट सोल्डर्स यानी जो अंग्रेज़ थे, उन्हें क्या दिया जाता था, बहुत अधिक मात्रा में पे, यानी उनकी जो सैलरी थी, तनख्वाह थी, वो उनकी अधिक थी। वाइल वी गेट अ पेटियंस एंड स्लो प्रमोशन, जबकि जो भारतीय थे उनका क्या होता था, उनकी दशा दयनीय थी और उनका प्रमोशन भी कम होता था। द अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी विच इज अगेंस्ट आवर रिलीजन। जो अंग्रेज़ थे वो क्या थे, समुद्र पार करके आए थे, और किससे थे, उनका धर्म भी अगेंस्ट यानी हमारे धर्म के विरोध था। हु इज़ द टोपी वाला अबॉलिश आवर ओल्ड कस्टम्स, और वो क्या बोलते हैं, हमें टोपी वाला बोलते हैं, और हमारे धर्म को क्या कहते हैं, पुराना बताते हैं, उस तरह निंदा करते हैं। वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, हमें क्या करना चाहिए, अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना चाहिए। इस तरह से सैनिकों में भी क्या हो गया सर, असंतोष फैलने लगा था अंग्रेज़ों के प्रति। थाउजेंड्स ऑफ अदर सेपॉयस, सेपॉयस होते हैं सिपाही, रिवोल्टेड, हजारों सिपाहियों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स, वे किससे पहने जाते थे, अपनी जो उनकी यूनिफॉर्म थी उस पर क्या थी, धारियाँ थीं। सेपॉय मंगल पांडे अटैक्ड द एजेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वाज एक्सिक्यूटेड। जो सिपाही मंगल पांडे था उसने अपने रेजिमेंट यानी जो उसकी जो छावनी थी, उसके जो एजेंट था उस पर क्या कर दिया, अटैक कर दिया, हमला कर दिया और उसे मार दिया। ह्यूमिलेटेड एंड पुट इन आयरन्स, और उसे क्या कर दिया, ह्यूमिलेटेड यानी अपमानित कर कर, पुट इन आयरन्स यानी जेल के पीछे डाल दिया, जेल में डाल दिया। फ्यू इंग्लिशमैन हैड केयर टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टम्स और द पीपल्स माइंड। कुछ अंग्रेज व्यक्ति थे, वो परवाह करते थे भारतीयों के धर्म की और उन लोगों के सम्मान की, उनके मन की। ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, डू यू नो दैट द ग्रीस ऑन द बुलेट यू हैव टू वाइट इज़ मेड फ्रॉम द फेट ऑफ काउ एंड पिग्स। ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर, उसमें एक कह रहा है कि एक ब्राह्मण सैनिक, तुम पर क्या गर्व है। डू यू नो, तुम जानते हो कि द ग्रीस ऑन द बुलेट, यानी जो बंदूक होती थी उसमें जो बुलेट लगाया जाता था जिसे मुंह से काटना पड़ता था, वो किसकी बनी हुई है, गाय और सूअर की चर्बी से बनी हुई है। वॉट, क्या, द वाइट मैन हैज़ डिसीव्ड अस टू, तो एक इंडियन बोलता है कि ये तो वाइट मैन हैज़ डिसीव्ड ने धोखा दिया है, अंग्रेज़ों ने हमें क्या दिया, धोखा दिया है। सून चपातीस वर सेंट फ्रॉम विलेज टू टेल द पीपल दैट देयर एम्परर वुड वांट देयर सर्विसेज। जल्दी ही चपातीस भेजी गई गांव से दूसरे गांव तक, लोगों को, टेल द पीपल, लोगों को बताने के लिए कि देयर एम्परर, उनका राजा क्या चाहता है, उनकी सेवा चाहता है। यस ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी, तो वो कहते हैं हाँ, ऑल माई विलेज, मेरे गांव के सभी व्यक्ति क्या हैं, इसके लिए तैयार हैं। सिमिलरली लोटस फ्लावर सर्कुलेट एमंग इंडियन सोल्जर्स, इसी तरह से एक कमल का फूल भारतीय सैनिकों में सर्कुलेट किया गया, भेजा गया। डेथ टू द फॉरेजन, एक अंग्रेज की किस पर, मृत्यु पर। द मैसेज गेव ऑल हेल्प द शेल्टर टू द पैट्रियोट्स, ये मैसेज दिया गया कि जो है हम क्या देंगे,
जो हमारे पैट्रियोट्स हैं, देश सेवक हैं, उन्हें क्या देंगे, अपनी शेल्टर देंगे या अपनी शरण में रखेंगे, यानी उनकी सहायता करेंगे। रिवोल्ट 1857 में विद्रोह हुआ, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जिसे बोलते हैं। देन देयर वाज अ वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ। ये मेरठ से में विद्रोह की शुरुआत हुई, जो आपको दिखाई दे रहा है, मेरठ छावनी में सैनिकों द्वारा। द स्पोइस मार्च टू दिल्ली, और जो सैनिक थे उन्होंने कहाँ, दिल्ली की तरफ जाना शुरू कर दिया। लॉन्ग लिव आवर एम्परर बहादुर शाह, आप लंबी आयु जिए हमारे राजा बहादुर शाह। द रेवेलियन स्प्रेड वाइडर, जो विद्रोही थे उनका एरिया क्या हो गया, बहुत ही वाइडर यानी चौड़ा हो गया, क्षेत्र उनका फैल गया। मैनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स, और बहुत सारे जो भूमि थे, जमींदार थे, उन्होंने क्या खो दी थी, अपनी भूमि कर दी थी, बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज़, जो अंग्रेज़ों की नीति थी उससे। एंड दे वर श्योर, और वो भी क्या थे, उनसे बहुत ही असंतुष्ट थे। द वाइट मैंस रूल मस्ट एंड, जो वाइट मैंस यानी अंग्रेज़ों का जो शासन है वो समाप्त होना चाहिए। यस वी विल हेल्प यू, और हम आपकी अवश्य सहायता करेंगे, यानी जो भारतीय थे एकदम से मिल गए थे अंग्रेज़ों को। द फाइट फॉर द फ्रीडम 1857, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में किस तरह से हुआ और किस तरह से अंग्रेज़ों ने उसको दमन किया। मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बिटर, जो मैनी फॉर्मर यानी बहुत सारे जो शासक थे, जिसमें एक थी बेगम हजरत महल, जो कहाँ थी, लखनऊ से थी और बहुत ही अंग्रेज़ों के विरोध में थी। द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम, तो वो बोलती हैं ये अंग्रेज़ व्यक्ति हैं, इन्हें कहाँ से, मेरे राज्य से दूर भगाना है। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैज़ाबाद टोल्ड द पीपल, जो लोगों के नेता थे मौलवी अहमदुल्ला फैज़ाबाद से, उन्होंने लोगों को बताया, राइज ब्रदर्स राइज, उठो भाइयों उठो, द अंग्रेज इज़ रियूनिंग आवर लैंड, ये अंग्रेज़ हैं जो हमारे देश को, हमारी धरती को क्या कर रहे हैं, रियूनिंग यानी बर्बाद कर रहे हैं। दे ज्वाइंड द अपसर्ज अगेंस्ट द फॉरेनर, और वो उन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो सैनिक थे उनमें शामिल हो गए, उन्हें ज्वाइन किया। द पीपल रोज एवरीवेयर इन बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद, लोग प्रत्येक दिन बढ़ते रहे, यानी उनमें वृद्धि होती रही, जैसे बरेली में, कानपुर में और अहमदाबाद के लोग इसमें जुड़ते रहे। अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या टोपे, अजीमुल्ला खान ने तात्या टोपे से कहा, वी शुड हैव पेशवा नाना साहब एज आवर लीडर इन दिस वार ऑफ इंडिपेंडेंस, हम क्या करेंगे, हम के इस स्वतंत्रता संग्राम के बाद, स्वतंत्रता संग्राम में जो हमारे नेता होंगे वो कौन होंगे, पेशवा नाना साहब, यानी हमें पेशवा नाना साहब को स्वतंत्रता संग्राम में अपना नेता बनाना चाहिए। द पैट्रियोट्स पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश एंड फाउट पीस्ड बैटल्स ऑल ओवर द नॉर्थ इंडिया, ये जो उत्तर भारत था पूरा, ये अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई में पूरी तरह से लड़ा। 80 ईयर ओल्ड कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड बुलेट इन हिज रिस्ट, जो 80 ईयर्स 80 साल के थे कुंवर सिंह, उन्हें बिहार से क्या करे, पकड़ लिया गया, बुलेट इन रिस्ट यानी उन्हें हथकड़ी लगा दी गई, तो वो उससे ले जाया जा रहा है। वो कह रहे हैं, मदर गंगा दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, कि माँ गंगा ये मेरा आखिरी यानी अंतिम नमस्कार है आपको। So students, I hope you like this chapter to read 2 or 3 times. तो आप इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए 2 से 3 बार अवश्य देखेंगे और किताब बुक साथ में लेकर रखें तो चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसका वर्क आपको PDF में मिल जाएगा।